विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में गद्य खंड में 2nd चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ल्हासा की ओर। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक अपने मित्र सुमति के साथ तिब्बत यात्रा पर जाता है और इस पाठ में लेखक ने उन सभी समस्याओं का वर्णन किया जिन समस्याओं का इन्होंने वहाँ सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ वहाँ कुछ आरामदायक बातें भी थी, उनका भी वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। लेखक अपने मित्र के साथ तिब्बत यात्रा पर जाता है तो इनको भिखारी के वेश में रहने को जगह नहीं मिली, जबकि एक बार ये भद्र वेश में थे, क्योंकि उस समय जो भिखारी होते थे, जो वहाँ के व्यक्ति थे, उन भिखारियों को अपने घर में आने नहीं देते थे। भिखारी के वेश में सिर्फ मात्र इनको जगह में जब मिली, लेकिन उसके बाद दूसरी यात्रा के समय इनके साथ उल्टा हुआ, यानी कि जब ये भद्र वेश में वहाँ पर गए, अच्छे कपड़े वगैरह डालकर गए, तभी इनको वहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिली थी। उस समय ये एक गरीब झोपड़े में रहे थे। इसके साथ साथ इन्होंने वहाँ जाति पाति के बारे में, छुआछूत, इन सभी का वर्णन किया कि यहाँ ये सब भेदभाव नहीं होता था। यहाँ के लोग शाम के समय छंग पी लेते थे, मतलब जो कि एक नशीला पदार्थ है जिससे कि वे अपने होश हवास खो देते थे। और अगर आप अपरिचित भी हैं तो भी आप वहाँ घर के अंदर जाकर चाय बनाकर ला सकते हैं। वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था, अर्थात हर एक व्यक्ति अपने पास लाठी की तरह बंदूक या पिस्तौल रख सकता था, जिसके कारण वहाँ जो डाकू लोग होते थे वे पहले आदमियों को मारते थे और उसके बाद ये देखते थे कि इनके पास कुछ सामान है या नहीं है, क्योंकि उनको भी अपनी जान का खतरा था, क्योंकि वहाँ लोगों के पास बंदूक पिस्तौलें होती थी। तो इसलिए जो लेखक हैं इन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि अगर हम भिखारी के वेश में रहेंगे तो हमें कोई भी डाकू नहीं मारेगा। इसलिए ये भिखारी के वेश में रहे और जब भी इनको कोई ऐसा डाकू दिखाई देता कि ये हमें मार सकता है, ये डाकू है, तो ये भिखारियों की तरह भीख मांगने लग जाते थे। तो आज हम इस चैप्टर में इससे आगे पढ़ेंगे कि लेखक ने किन समस्याओं का इनसे अलग सामना करना पड़ा। लेखक आगे वर्णन करता हुआ बताता है कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। तो लेखक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। डांडे से पहले यानी उस जो ऊंचा स्थान था उससे पहले लेखक ने और उनके मित्र ने एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। दोपहर के समय अपने उस स्थान पर पहुंच जाते जहां ये जाना चाहते थे। हम समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे, यानी जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनको 16-17,000 फीट की ऊंचाई चढ़नी थी, तो अब यहाँ इन्होंने बताया कि 18,000 फीट ये ऊंचे स्थान पर अब आ चुके थे। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमारी दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण की साइड से पूर्व से पश्चिम की तरफ से हिमालय के हजारों श्वेत शिखर। श्वेत शिखर का अर्थ है कि जो हिमालय था उस पर बर्फ गिरी हुई थी, यानी श्वेत का अर्थ होता है सफेद। वे अब पीछे जा चुके थे, क्योंकि अब तो ये 17-18,000 फीट ऊंचाई पर जा चुके थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे की यानी ऊंचा स्थान, यानी जो पहाड़ होता है उसका जो ऊंचा वाला पार्ट होता है। अगर लेखक कहता है हमने जब उसकी तरफ देखा तो वे पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे का अर्थ है कि उस पर न तो बर्फ गिरी थी, न उन पर कोई पेड़ पौधा वगैरह था, न वहां बर्फ की सफेदी थी, बर्फ नहीं थी वहां, न किसी तरह की हरियाली थी, न ही किसी के तरह के पेड़ पौधे, वाटिका वगैरह कुछ भी नहीं था उस पर। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती है, और जब हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ क्या है, बहुत कम बर्फ वाली चोटियां हमें दिखाई देती हैं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे का देवता, डांडा जैसे हम इस वर्ड को बार बार पढ़ रहे हैं, डांडे का अर्थ जो पहाड़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों तथा रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जो मुख्य रूप से पत्थर के ढेरों से, जानवरों की सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था, यानी ये 3 चीजें उस डांडे के देवता पर चढ़ती थी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, मतलब देखो अब ये जैसे पहाड़ पर ऊपर गए, अब इनको जैसे यहाँ मेन पार्ट से ना, जैसे यहाँ मान लो यहाँ लंगकोर है, ठीक है, तो अब उनको ऊपर से नीचे की तरफ आना था। तो लेखक कहता कि अब हमें नीचे की तरफ चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। जैसे आप देखते होगे वैष्णो देवी है या किसी भी जैसे पहाड़ पर चढ़ना होता तो क्या है,
जब हम चढ़ते हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है चढ़ना, लेकिन जब हम वहां से उतरते हैं तो हम बड़े ही आसानी से वहां से उतर सकते हैं। शायद एक सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, तो इनके साथ साथ 2-3 इनके साथी भी थे जो कि इनके साथ ही चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा तो लेखक और इसका मित्र क्या है, घोड़े पर सवार होकर चल पड़ते हैं। लेकिन जो लेखक का घोड़ा था थोड़ा धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। तो लेखक ने समझा शायद क्योंकि उसी घोड़े पर ही उस ऊंचाई पर चढ़े भी थे, उसी घोड़े पर अब ये नीचे भी आ रहे थे। तो लेखक ने क्या सोचा कि जब हम ऊपर गए तो शायद उस चढ़ाई की वजह से थोड़ा सा थक गया है, जिससे घोड़े पर वो बैठा हुआ था। मैंने समझा कि ये शायद थक चुका है और उसे मारना नहीं चाहता था, और लेखक उस घोड़े को मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया मतलब काफी पीछे वह घोड़ा रह गया, और मैं दोकनिक विस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये एक उपन्यास का नाम है जिसमें जो इसका मेन हीरो होता है वह क्या है, वह एक घोड़े पर बैठकर बिल्कुल मस्त होकर चल रहा होता है। और सेम ऐसे ही अब जो लेखक हैं राहुल जी, वे भी उस घोड़े पर बैठे हुए बिल्कुल मस्त होकर वहां से चल रहे हैं। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे, बिल्कुल मस्त था ये, इसको पता ही नहीं लग रहा था कि जो घोड़ा है आगे चल रहा है या पीछे। और दूसरा रीजन ये था कि जो घोड़ा ना बहुत धीरे से चल रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, और जब लेखक उस पर और ज्यादा जोर देता तो वह और ज्यादा सुस्त हो जाता था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। 2 रास्ते फूटने का अर्थ 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। तो बाएं का रास्ता लिया लेखक ने और 1.5 मील दूरी पर वह चला गया। आगे घर में पूछने से पता लगा कि लंगोकोर का रास्ता दाहिने वाला था। तो आगे जैसे उस रास्ते पर गया तो आगे घर से मैं पूछा लेखक ने कि मुझे लंगोकोर जाना है, तो उसको पता लगा कि लंगोकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था, जबकि ये बाएं वाले रास्ते पर चल रहे थे। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, फिर वापस आया लेखक और उसी रास्ते को पकड़ा इन्होंने, मतलब उसी रास्ते पर अब चल पड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गाँव से मील भर पर था। 4-5 बज चुके थे और तब मैं गाँव से मील भर की दूरी पर था। तो सुमति इंतजार करते हुए मिला, क्योंकि सुमति तो अपने घोड़े पर पहले ही जा चुका था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, तो जो सुमति था ना वो मंगोल जाति का था। इन्होंने बताया कि जो मंगोल होते हैं उनका मुंह तो वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में था। पूरे गुस्से में मतलब जैसे पूरे गुस्से में होता है ना हमारा भी मुंह लाल हो जाता, तो वो तो मंगोल जाति का, उसका तो मुंह पूरा ही लाल था, क्योंकि इनका मुंह थोड़ा सा लाल पहले ही होता है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। तो वे बता, सुमति काफी गुस्से में था जब लेखक वहां पहुंचा, तो उसने कहा मैंने 2 टोकरी, कंडे होते उपले जो हम गोबर से बनाते हैं, और 3-3 बार मैंने चाय को गर्म कर लिया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, मेरा कसूर नहीं है मित्र। तो जब सुमति गुस्सा करता है तो लेखक थोड़ा सा नरम हो जाता है और कहता है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। तो तुम अपने मित्र से कहते हैं कि क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मुझे कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मैं रात तक पहुंचूंगा। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, मतलब जितनी जल्दी वह गुस्सा करता था उतनी ही जल्दी उसका गुस्सा दूर भी हो जाता था। लंगोकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। लंगोकोर में काफी अच्छी जगह पर वे ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान होता है जैसे जिनको जो बहुत मानते हैं। सुमति के यजमान यहाँ पर भी थे जो सुमति को बहुत मानते थे, इनकी काफी सेवा पानी करते थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। तो ये खाने की चीज होती है, तो पहले इन्होंने चाय और सत्तू खा, फिर थुप्पा मिला इनको खाने के लिए, जो कि चावल और दही से बना हुआ होता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। देखो इस चैप्टर में मेन बात क्या है, जो भी गांव वगैरह का नाम हो रहा उसमें अंग जरूर आता है। जैसे पहले थोंगला था, फिर फ्रिकलिंगपोर था, फिर लंगोकोर था, अब यहाँ तिंगरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो नेम है ना, ज्यादातर वैसे बीच में ग का निशान वर्ड जरूर आता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। अब ये तिंगरी पहुंच चुके थे जो कि पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा टापू। पहाड़ों से घिरा टापू मतलब छोटा सा ऐसे ही हिस्सा होता है जैसे पहाड़ में, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती। उसी टापू में एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधिगिरी। पूछा जा सकता है कि जो पहाड़ी थी जो कि
इसमें थी तिंगरी के विशाल मैदान में। उसका क्या नाम था? तिंगरी समाधि गृह। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। तो आसपास के गांव में भी जो सुमति के जान पहचान वाले काफी व्यक्ति थे, और जो सुमति था उसके पास कपड़े की पतली पतली बत्तियों से बने हुए गंडे थे। गंडे का अर्थ होता है ताबीज। ताबीज जैसे बांधते हैं, आपको ये नहीं होगा आप ताबीज बांध लो, कई बार हमें सुनने को मिलता है जैसे। तो जो गंडे थे जो जिस कपड़े से बने हुए थे, वह बोधगया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। तो वह जो गंडा था वह बोधगया बिहार से लाया गया था, वह कपड़ा जिससे कि वो गंडे बनते थे। अगर उस कपड़े से के बने हुए गंडे खत्म हो जाए तो फिर दूसरे कपड़े से बने हुए गंडे फिर वह बना लेता था। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। जो सुमति था वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? ताकि वह उन गंडे को उनको दे सके और पैसे ले सके। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, तो लेखक ने सोचा ये तो 1 सप्ताह तक वापस ही नहीं आएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। तो जैसे अब वे तिंगरी में थे तो उसने कहा हम तिंगरी में हैं, तुम यहाँ गंडे बांट लो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ। लेकिन तुम जो आसपास के गाँव है उनमें मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। इसलिए उसने कहा कि जब हम लहासा लंगोर से वापस लहासा जाएंगे ना तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। तो इससे पता चलता है कि सुमति थोड़ा लालची था। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया होता है जो बोझा उठाने वाले, भारवाहक, इंग्लिश में कुली कहते हैं जिसको। तो इनको काफी परेशानी हो रही थी बोझा उठाने में, तो इन्होंने एक भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं इनको वहां मिल पाया। सवेरे ही जल्दी होते तो अच्छा था, अगर सुबह सुबह निकलते तो काफी अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में इनको चलना पड़ रहा था। काफी तेज धूप थी, 10-11 बजे का टाइम था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। हमारे जैसे हमारे यहाँ धूप होती वैसी नहीं होती, थोड़ी सी अलग सी धूप होती है तिब्बत की। यदि भी थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। वहां की विपरीत धूप कैसी थी? अगर आपको धूप लग रही है, आपके सिर पर अगर थोड़ा सा मोटा कपड़ा है तो आपकी गर्मी खत्म हो सकती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रही हैं। 2 बजे तो वैसे बहुत ज्यादा तेज धूप होती है। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट यानी कि माथा धूप से बिल्कुल जल रहा है, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। देखो अपोजिट है ना, यहाँ हमारे यहाँ अगर गर्मी लगती है तो पूरा शरीर तप जाता है, लेकिन यहाँ क्या कहा कि पीछे का कंधा जो है बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, तो क्योंकि इनको भरिया तो मिला नहीं था तो इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी चीजें अपनी पीठों पर लाद ली। डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। इन्होंने डंडा अपने हाथ में लिया और वहां से चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। देखो अब तिंगरी में भी इनके जान पहचान वाले थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की तरफ चलने के लिए कहा। तिंगरी से अब ये आगे शेखर विहार की तरफ जा रहे हैं। आगे है, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। छोटे बड़े यानी कुछ ज्यादा जमीन वाले भी हैं तो कुछ कम जमीन वाले भी हैं। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। तो देखो जमीन है किसी जमींदार के पास, तो उसकी जमीन का ज्यादा हिस्सा जो है मठों के पास होता था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। तो मतलब देखो जमींदार जैसे अपने आप ही होते, किसी के पास ज्यादा जमीन होती है तो कुछ एक जमीन को वह किसी दूसरे को दे देता है, ठीक है। तो ऐसा ही वहां पर भी हो रहा था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी जैसे हमारे यहाँ मजदूरों को पैसा देकर हम काम करवा लेते हैं, सेम ये चीज ये है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। देखो जागीर के आदमी का अर्थ है मजदूर अगर जो काम करते हैं। तो खेती का इंतजाम देखो, एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास काफी जमीन है, अगर आपका पापा मतलब जो जमीन का मालिक है वो उस खेत को देखने के लिए जाता है, तो जो मजदूर खेत में काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो वह यानी कि आपके जो पेरेंट्स है वो क्या हुए, एक राजा के समान हुए। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, मतलब क्योंकि ये भिखारी के भेष में था, कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए कि वे हमारे बारे में कुछ भी सोच पाते। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी था जिसमें कंजूर है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा जहां वो बुद्ध की पोथियां रखी हुई थी। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। देखो कितना अपोजिट था आज के समय में। उस समय की जो बुक्स थी मोटे अक्षरों से, जबकि अब पतले अक्षरों की है बुक।
आपकी बुक्स बहुत ही हल्की, उस समय की जो बुक थी ना, पोथी जो थी, पोथी भी एक ही बुक 15-15 किलो से कम नहीं होती थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो फिर पूछता है सुमति कि क्या मैं अपने यजमानों के पास जाऊं? मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब जो बुद्ध की पुस्तकें थी, अब लेखक उनको पढ़ने में बिजी था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह चले गई। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए, मतलब अगले ही दिन जो सुमति था वापस आ जाता है। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसी से विदाई लेकर वहां से चल पड़े। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि जो लेखक है जब अपने मित्र के साथ जाता है, जब क्योंकि उनको 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर चढ़ना था, तो ये घोड़े पर बैठकर उस यात्रा को पूरा करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में एक जगह 2 रास्ते जा रहे थे, तो लेखक समझ नहीं पाया कि किस रास्ते पर मुझे जाना है, क्योंकि इसका मित्र इनसे आगे जा चुका था और लेखक गलत रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील दूर जाने पर इन्हें पता चला कि मैं तो आज गलत रास्ते पर आ गया हूँ। फिर ये वापस अपने उसी रास्ते पर गया और फिर जाकर अपने मित्र से मिला। फिर इनको एक जगह, एक मंदिर में बुद्ध द्वारा लिखी हुई पोथियां मिली, जिसमें जो कि बुद्ध द्वारा लिखी गई थी, वो काफ़ी भारी थी। इन्होंने तो लेखक निश्चय कर लेता है तो कि मैं इस मंदिर में रहकर ही बुद्ध की रचनाओं को पढ़ूंगा। तो इसलिए ये अपने जो इसका मित्र था, जो कि गंडे बेचता था, गंडे का अर्थ होता ताबीज़, तो ये अपने मित्र से जिनका मित्र था वो काफ़ी लालची था, इसलिए अपने मित्र से कहता है कि जो भी तुम्हारे गंडे बचेंगे मैं लंगकोर जाकर सारे पैसे उसके दे दूंगा। और तो इसका मित्र सुमति इस बात के लिए हामी भर देता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमें इस चैप्टर को कंप्लीट रीड करना है और स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना है।